कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे मांग बढ़ने से मार्केट में मुद्रा का फ्लो बढ़ता है, जिसको हम मुद्रास्फीति की कंडीशन या इन्फ्लेशन की स्थिति बोलते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ नीतियां अपनाती हैं, जिनको हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीतियां बोलते हैं। इन्हीं मौद्रिक नीतियों में कल हमने मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण भी पढ़े थे कि इनके माध्यम से आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। उसी मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव उपकरणों में, क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो और कुछ और नाम देखे थे। और उसी क्रम में आज हम सीआरआर और एसएलआर को पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम परवेज खान है, मेरे बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। कल हम लोग जो मौद्रिक नीतियां पढ़ चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी समिति पढ़ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, उसमें कौन अध्यक्ष होते हैं और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। ये दो उपकरण भी कल हमने इनका ओवरव्यू लिया था। आज हम मात्रात्मक उपकरण में सीआरआर और एसएलआर को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सीआरआर, एसएलआर, ये सीआरआर की डेफिनेशन है, कैश रिजर्व रेशियो। इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसका ओवरव्यू, ये एसएलआर, और आज हम सीआरआर और एसएलआर को डिटेल में समझेंगे। तो ये जो स्लाइड्स आगे नहीं है निकली हैं, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके उनके नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो बाद में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जब पूरी हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो सीआरआर और एसएलआर, कैसे आरबीआई इनके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए किसी दिन आप डिनर करके टीवी देखने बैठे, प्राइम टाइम आपने 9 बजे का लगाया, और आपको पता चलता है कि किसी एक बैंक में फ्रॉड हो गया। जिस बैंक में फ्रॉड हुआ है वो बैंक बंद होने वाला है, और धीरे थोड़ी देर बाद आपके दिमाग की बत्ती जलती है कि ये वही बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, और आपके उस अकाउंट में आपको पता है कि आपके 4 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बेचैनी बढ़ेगी, तो पानी पियोगे। उसके बाद सुबह होने का करोगे इंतजार कि जैसे ही सुबह होगी अपन बैंक में जाके पहुंचेंगे और बोलेंगे साहब हमारा पैसा वापस करो, हमको आपके बैंक में पैसा नहीं रखना है, आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम अपना पैसा अपने घर में रख लेंगे। ये कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि आपको पता है कि वो बैंक घाटे में जा रहा है, उसमें फ्रॉड हो गया है, बहुत सारा पैसा उसका लोन में जो गया था वो वापस नहीं आ रहा है। ठीक, ऐसे में आपके पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही कौन लेगा? अब ये आपको डाउट हो गया, इसलिए आप आनन फानन में दौड़े दौड़े पहुंचे और बैंक वाले को बोला कि भैया हमारा पैसा वापस करो, हमको आपके अकाउंट, आपके बैंक में पैसा नहीं रखना है। तो आपका बैंक तक जाना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना और सारा का सारा पैसा विड्रॉ करने की चाहत रखना, यह कहलाता है बैंक रन की कंडीशन। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं बैंक रन की कंडीशन। जब कोई व्यक्ति पैनिक में आकर किसी बैंक से अपना सारा का सारा विड्रॉ वापस करना चाहे, उसको बोलते हैं बैंक रन की कंडीशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि बैंक ने जो पैसा लैंडिंग किया था, जो लोन में दिया था, वो पैसा फंस गया है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको पता चले कि बैंक का कितना भी पैसा डूब जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पैसा बैंक के द्वारा कहीं और सुरक्षित रखा गया है। जितना पैसा आपने बैंक में रखा था उसकी एक लिमिट तक वो पैसा आपका वापस हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने सारा का सारा पैसा लोन में नहीं दिया था, कुछ पैसा बचा कर भी रखा था। तो जब ये कंडीशन होगी तो आप क्या करोगे? आप बैंक नहीं जाओगे, वहां से पैसा विड्रॉ नहीं करोगे, तो बैंक रन की कंडीशन नहीं होगी। तो इसी बैंक रन की कंडीशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स अपनाती है, जिनको हम सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनके तहत आरबीआई बैंकों को बोलता है कि जितना पैसा आपके पास है उसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट आप एक जगह रिजर्व रख दोगे। वो पैसे को हाथ नहीं लगाना, वो पैसा बैंक किसी को लोन में नहीं दे सकते। ठीक, अब वो पैसा क्या है? तो यहां पर एक टर्म आता है एनडीटीएल। एनडीटीएल बोले तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक, ये है एनडीटीएल। तो इस एनडीटीएल का 4% सीआरआर में रखना पड़ता है और 18% एसएलआर में रखना पड़ता है। अब ये क्या है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। कोई भी बैंक कैसे व्यापार करता है, कैसे मुनाफा कमाता है। ठीक, अब एक मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो कैसे प्रॉफिट कमाता है।
किसी ने दुकान खोली, दुकान का कुछ किराया होगा, वहां पे बिजली का कुछ बिल आ रहा होगा, वहां पे कुछ वर्कर्स उसने रखे होंगे, उनकी मंथली वेजेस, उनका वेतन देता होगा। ठीक, इन सब का खर्चा निकालने के बाद उसके पास कुछ और बचता होगा जिसको उसका प्रॉफिट बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई दुकानदार 100 रुपए का कोई चीज खरीद के लाया, उसने 130 रुपए की बेच दी। ठीक, अब ये 30 रुपए उसका प्रॉफिट, तो क्या ये इसका विशुद्ध प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस 30 रुपए में से उसको दुकान का किराया भी देना है, ठीक, प्लस उसके यहाँ जो मजदूर लगे हैं उसका वेतन भी देना है, प्लस डेली में कोई खास ग्राहक आ गया, कुछ आ गया तो उनका चाय नाश्ता वगैरह, बिजली का बिल, ये सब कुछ। तो इन सब में मान लीजिए उसका कितना 20 रुपए और खर्च हो गया, तो बचा कितना फिर 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए बच गया ये कहलाता है इसका विशुद्ध मुनाफा, ये इसका अपना है। ठीक है, अब बैंकों में कैसे व्यापार होता है? मान लीजिए आपने बैंक में भी 100 रुपए रखे, ठीक है, बैंक आपको दे रहा है सपोज मान लीजिए 5% ब्याज। ठीक, तो आपको जब आप पैसे वापस लेने जाओगे तो बैंक आपको कितना देगा? 105 रुपए। ठीक है, अब 105 रुपए बैंक आपको देगा, लेकिन उस बैंक की बिल्डिंग होगी जिसका कोई किराया होगा, वहां कितने सारे बैंक कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उनका वेतन होता है। बैंक को अपनी और कुछ योजनाओं के लिए पैसे चाहिए, बैंक को अपना प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक, तो 105 रुपए अगर उसको आपको देना है तो जरूरी है कि वो 125 रुपए कमाए, तब तो 105 आपको दे पाएगा, 20 रुपए उसका प्रॉफिट, और 20 रुपए ये में से वो क्या करेगा? ये खर्चे भी तो निकालेगा ना, बिल्डिंग का किराया होगा, उसके बहुत सारे कर्मचारी लगे हैं, उनका वेतन होगा, वहां चाय नाश्ता कॉफी सब कुछ चल रहा होगा तो उसका खर्चा होगा, ऑफिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा। इन सब खर्चे को निकालने के बाद बैंक के पास जो बचेगा वो बैंक की प्रॉपर्टी, वो बैंक की एसेट्स होती है। ठीक, तो अब मान लीजिए आपको 5% लोन बैंक दे रहा है, तो ये पैसा 100 रुपए जो आपने रखा है वो बैंक क्या करता है? वो बैंक दूसरे को लोन में देता है। कितने सारे प्रकार के लोन होते हैं, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, कार लोन है, ये लोन वो लोन, जमाने भर के लोन, और वो बैंक आपको दे देता है। ठीक है, तो ये जो लोन में पैसा आपको दिया है इसमें क्या होगा? बैंक कुछ ब्याज देगा। मान लीजिए 5% आपकी जमा राशि पे मिल रहा है और कोई और लोन लेने गया तो उससे बैंक 25% ले रहा है, तभी तो ये 125 हो गया। ठीक, आप गणित के फिगर पर मत जाइएगा, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 125 ये कमाया उसने, तो 125 रुपए उसने कमाए, तो फिर ये सारे खर्चे उसके निकल पाए। ठीक है, अब ये तो तब कंडीशन हुई ना 25% ब्याज, जब उसने 100 रुपए पूरा का पूरा लेंडिंग कर दिया। आपने 100 रुपए रखे थे, उसने आपके 100 रुपए उठाया, पूरा का पूरा ब्याज पे दे दिया, तब उसको 125 रुपए आ पाया। ठीक, मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें से आरबीआई बोल दे कि आपको नहीं 100 रुपए नहीं, आप जो 100 रुपए आपके पास आए हैं उसमें से 80 रुपए ही आप ब्याज पर दे सकते हो, 20 रुपए आपको कहीं ना कहीं पे सुरक्षित रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 80 रुपए बैंक के पास हैं जिनमें से वो क्या है? ब्याज पे दे सकता है। आपको कितने वापस करना है? 105 रुपए, क्योंकि आपने तो 100 दिए थे, 105 आपको वापस चाहिए। बैंक को कितने कमाने हैं? 125 रुपए कमाने हैं। तो क्या 25% की ब्याज दर पर वो 80 रुपए में से 125 कमा सकता है? नहीं कमा पाएगा ना। क्या करना पड़ेगा? ब्याज की दर ज्यादा करनी पड़ेगी, 50% कर दो अब ब्याज की दर। ठीक, तब जाके वो शायद इतना कमा पाए, है ना। तो जो 100 रुपए वो ब्याज पे दे रहा था, लोन पे दे रहा था, उसमें 25% जब ब्याज की दर निर्धारित की थी तब 125 रुपए प्रॉफिट हो रहा था। अगर लैंडिंग अमाउंट उसके पास कम हो जाए, 100 रुपए वो ब्याज में नहीं दे पा रहा है, तो क्या वो उतनी ही ब्याज दर पे कमा पाएगा? उतना नहीं कमा पाएगा। क्या होगा फिर? उसके पास लैंडिंग अमाउंट कम है, उसको ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो ये काम कर पाएगा। अब जब ब्याज दर बढ़ानी है तो ये ब्याज दर निर्धारित कैसे होगी? वो कितनी ब्याज दर निर्धारित नहीं, यहाँ पे कितना पैसा वो लोन में दे पा रहा है ये तय करने के लिए हमारे पास जो है वो सीआरआर और एसआरआर का कंसेप्ट होता है। ठीक, तो अब हम देख रहे थे यहां पर एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम। तो हम बैंक में जो पैसा रखते हैं वो कितने प्रकार से रखते हैं? वो 2 प्रकार से रखते हैं। या तो हम एफडी वगैरह करवा लें, ठीक, तो लंबे समय के लिए हमने पैसा रख दिया, तो जो लंबे समय के लिए बैंक में हमने पैसा रखा उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी।
और हम उसके अलावा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं। ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है इसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। ठीक, तो डिमांड लायबिलिटी में समय की बाउंडेशन नहीं है। आप सुबह पैसा जमा करो, शाम को जाकर निकाल लो, बैंक कुछ नहीं बोल सकता आपको, आपका पैसा है, आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन एफडी आपने फिक्स टाइम के लिए की है, मान लीजिए 10 साल के लिए की है, तो उससे पहले अगर पैसा विड्रॉ करोगे तो फिर आपको कोई ना कोई चार्ज लग जाएगा। ठीक, तो डिमांड एंड टाइम एक कंसेप्ट ये है लायबिलिटी। लायबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है देयता, और एक और कंसेप्ट होता है एसेट्स। ठीक, मतलब परिसंपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। ठीक, अब देयता और परिसंपत्ति मतलब लायबिलिटी और एसेट्स क्या होती है। देयता मतलब होता है जिसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, और परिसंपत्ति मतलब जिसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी अपनी संपत्ति। मान लीजिए कि मेरा मोबाइल फोन है, अब मैं उस मोबाइल फोन के साथ मैं कुछ भी करूं, मैं उसको रखूं, फेंक दूं, तोड़ दूं, किसी को दान कर दूं, वो मेरी परिसंपत्ति है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो मेरा मोबाइल फोन मेरी एसेट्स है। लेकिन मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं और वहां पर फोन अलाउड नहीं है, तो आप अपना फोन सामने डेस्क पे या इन्विजिलेटर को दे देते हैं। अब ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके फोन को सुरक्षित रखे, और जैसे ही आपका एग्जाम हो, आप फोन मांगने जाओ तो वो आपका फोन आपको वापस कर दे। तो ये कहलाता है देता। आपका मोबाइल फोन अगर मेरे पास है तो वो लायबिलिटी है, वो देता है, मैं उसको सुरक्षित भी रखूंगा और आपको वापस भी करूंगा। जब भी आप मांगेंगे मैं उसको वापस करूंगा। ठीक, तो हमारा पैसा जो हमने बैंकों में रखा है वो हमारा बैंक की लायबिलिटी है, वो हमारी एसेट्स है, बैंक की लायबिलिटी है। तो वो बैंक की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को सुरक्षित रखे, और जब हम चाहें उस पैसे को विड्रॉ करने जाएं तो बैंक हमको वो पैसा वापस करे। ठीक, तो ये और जितना नेट नेट मतलब अभी समझते हैं क्या। ठीक है, तो ये होता है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब मान लीजिए दिन भर में लोगों ने अलग अलग प्रकार से, इन सारे प्रकार से 120 रुपए बैंक में रखे, और लोगों ने शाम तक 20 रुपए निकाल दिए अलग अलग माध्यम से। किसी ने विड्रॉ भर के, किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर, या किसी ने चेक के द्वारा, किसी ने एटीएम कार्ड से, कैसे भी करके 20 रुपए निकाल लिए। बचा कितना? 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए बच गया है, इसी को बोलते हैं हम नेट। तो ये पूरा कंसेप्ट कहलाता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक, तो ये जो एनडीटीएल है, इसी का कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ता है। ठीक, तो ये एनडीटीएल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम 100 रुपए ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 100 रुपए बैंकों के पास आया तो ये बैंकों का कहलाया एनडीटीएल। अब आरबीआई क्या बोलता है सीआरआर के माध्यम से कि ये जो एनडीटीएल है इसका 4% सभी बैंक, जितने भी प्रकार के बैंक हैं, सभी बैंक आरबीआई में लाके जमा कर देंगे। ठीक, तो सीआरआर क्या है? जितना भी पैसा बैंकों के पास है, बैंकों की नगद जितनी भी राशि है, उसका फिक्स्ड अमाउंट अभी वर्तमान में 4% है, तो वो पैसा आरबीआई में बैंकों को रखना पड़ता है। ये रखना पड़ता है कैश फॉर्मेट में, प्लस इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं देगा आरबीआई। ठीक है, सभी बैंकों को उनका एनडीटीएल जितना होता है उतने पैसों का 4% नोटों के बंडल, मतलब कैश फॉर्मेट में जाके आरबीआई में रख देना पड़ता है, और इसका कोई भी ब्याज बैंकों को नहीं मिलता है। ठीक, अब और उसके बाद एक टर्म है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें अभी ये जो करंट रेट है वो 18% है। आरबीआई क्या बोलता है कि आपका जो एनडीटीएल है उसका 18% बैंकों को स्वयं के पास मोस्ट लिक्विड फॉर्मेट में रखना पड़ता है। ठीक, मोस्ट लिक्विड फॉर्म में, वो कैश भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है? लिक्विड का यहाँ पे बैंकों के टर्म्स में इसका अनुवाद होता है तरलता। तरलता मतलब जिस मुद्रा को आप जितनी आसानी से मार्केट में चला पाओ वो उतनी ज्यादा तरल कहलाती है। तो बैंकों को एसएलआर के माध्यम, एसएलआर के रूप में मोस्ट लिक्विड फॉर्मेट में कुछ पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, वो कैश में भी रख सकते हैं, ठीक, कैश फॉर्मेट में भी रख सकते हैं,
या फिर कुछ और गोल्ड के फॉर्मेट में रख सकते हैं। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्या होता है। जो जितनी आसानी, वो मुद्रा जो जितनी आसानी से मार्केट में चल सके। आप 500 रुपए का नोट लेके जाओगे बाजार में, तुरंत एनकैश हो जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं भैया ये नोट हम नहीं लेंगे। ठीक, आप मान लीजिए कुछ खरीदने जाते हैं और आप अपन नए घर का सोना लेकर जाते हैं, जो गोल्ड आपके पास रखा है, तो वो भी बहुत आसानी से चल जाएगा, लेकिन कैश की तुलना में कम ही चलेगा। आप चाय पीने जाओ और गोल्ड एक सोने की छोटा सा सिक्का ले जाओ कि लो भैया इसमें से काट लो, तो वो मना कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास 10 लाख रुपए का मकान है, तो क्या आप उस मकान के बदले में मार्केट से बहुत आसानी से कुछ खरीद सकते हैं क्या? नहीं, मकान बेचने में आपको सालों लग जाएगा। तो ऐसी चीज, ऐसा मुद्रा का ऐसा प्रकार जिसको एनकैश आप बहुत आसानी से कर सकते हो, वो उतना तरल फॉर्मेट में कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा तरल क्या होगा? सबसे ज्यादा तो तरल वही होगा आपका नोट, 500 का नोट। उसके बाद मान लीजिए कि गोल्ड। ठीक, आपके पास 10 लाख रुपए का सोना भी है तो आप 10 मिनट में जाके मार्केट में बेच सकते हो, किसी भी दुकान पे जाएंगे सोने ज्वेलरी की दुकान पर, आप वहां पर उसको बेच सकते हो। ठीक, उसके बाद होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड वगैरह, ये भी आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। ये क्या होता है इनको हम बाद में समझेंगे, अभी आप केवल इतना बस समझ लीजिए कि एक प्रकार का प्रपत्र है या शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, बॉन्ड के माध्यम से इसको समझ लीजिए। उसके बाद आपका मकान, दुकान, जमीन वगैरह, ये सबसे कम लिक्विड होगा, क्योंकि आप जमीन आसानी से नहीं बेच पाओगे, मकान आसानी से नहीं बेच पाओगे, इसको बिकने में समय लगता है। तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में चाहे तो कैश फॉर्मेट में हो, चाहे तो गोल्ड फॉर्मेट में हो, चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्मेट में हो, बैंकों को एनडीटीएल का 18% अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक, ये है सीएलआर और एसएलआर। अब इसके माध्यम से आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को कैसे कंट्रोल करता है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि अभी हमने शुरू का ध्यान कीजिए, 100 रुपए बैंकों के पास है, अगर उसको 125 रुपए चाहिए तो उसको कितना 25% ब्याज दर लगानी पड़ रही थी। ठीक है, 125 रुपए प्राप्त करने के लिए उसको 25% रेट लगाना पड़ रहा था इंटरेस्ट रेट, तब जब पूरा का पूरा 100 रुपए ये लैंडिंग कर पा रहे थे। ठीक है, अब मान लीजिए मुद्रास्फीति का दौर है। ठीक, आरबीआई चाहती है, अच्छा मुद्रास्फीति क्यों हो रहा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति क्यों हो रहा था। मुद्रास्फीति इसलिए हो रहा था क्योंकि मार्केट में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा हो रहा था। तो मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को क्या करना है? मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंकों के ऊपर कुछ नियम ऐसे लगा देगा कि उनके पास जो पैसा है वो मार्केट में कम जाए। ठीक है, अब ये जो 100 रुपए है, 100 रुपए लैंडिंग कर रहे हैं, तो वो आरबीआई क्या चाहेगा कि भाई तुम 100 रुपए दे रहे हो, अब 100 रुपए नहीं, अब तुम 80 रुपए खर्च कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, आपकी पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपए है, आप सिगरेट पीने लग गए या गुटखा खाने लग गए, तो अब आपके पिताजी चाहते हैं कि आप सिगरेट ना पिए, तो वो क्या करेंगे? आपकी पॉकेट मनी को कम कर देंगे, 50 रुपए कर देंगे, अब आप सिगरेट नहीं पी पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप कोचिंग जाते हो, आपको 25 रुपए आने जाने का किराया है, आप चाय पीते हैं, आप समोसा खाते हैं, उसका 25 रुपए खर्चा हो जाता है, तो 50 रुपए तो यही गए, बचे 50 रुपए की आप सिगरेट पी जाते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पिताजी ने क्या किया? आपकी पॉकेट मनी को कम कर दिया, आपके जेब में उतना पैसा ही नहीं रहेगा कि आप मार्केट में खर्च कर पाओगे। ठीक, ऐसे ही मुद्रास्फीति बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक आसानी से लोन दे पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब आरबीआई चाहती है कि बैंक लोन ज्यादा ना दे ताकि मुद्रा का प्रवाह ज्यादा ना हो। इसीलिए आरबीआई क्या करेगा कि उनके पास जो पैसा रखा है उसकी कैपेसिटी को कम कर देगा। आप 100 रुपए लोन दे रहे थे, अब 100 रुपए नहीं, अब आप 80 रुपए लोन दोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास, बैंकों के पास पैसा कम हो गया, लोन ज्यादा नहीं दे पाएंगे। जब लोन ज्यादा नहीं दे पाएंगे तो लोगों के जेब में पैसा कम जाएगा, और लोगों के जेब में पैसा कम जाएगा तो अंटशंट जो खर्च कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, तो मुद्रास्फीति थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, मुद्रास्फीति इकोनॉमी में जो है वो कोई भी कंसेप्ट सिंगल उसके पीछे कोई फैक्टर नहीं होता है। जब हम मुद्रास्फीति बोल रहे हैं तो मुद्रास्फीति के लिए केवल ये मांग और पूर्ति, या मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, केवल ये कारण जिम्मेदार नहीं है।
और भी हैं। हम उसको जब मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे डिटेल में तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सबको बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बारे में जानेंगे कि कैसे मुद्रास्फीति होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको कम करने के और बहुत सारे उपाय होते हैं। एक ये उपाय है। तो अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं चूंकि, इसलिए हमारा फोकस उस पॉइंट पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आरबीआई को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को क्या करना चाहिए? ठीक है, सीआरआर कितना परसेंट था? 4% है। ठीक, एसएलआर कितना परसेंट है? 18% है। टोटल कितना हुआ? 22%। 100 रुपए मान लीजिए एनडीटीएल है तो उसमें से 22% जो है वो बैंकों को रख देना है, ये खर्च नहीं कर पाना है। तो कितना बचा? 78%। ठीक, अब फिगर आसान रहे तो इसलिए हम उसको 80 मान लेते हैं, नहीं तो 78 भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आरबीआई चाहता है कि भैया ये पैसा जो है मार्केट में जब जा रहा है तो महंगाई बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा जा रहा है। तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा कि बैंकों की जेब कम कर दो। आप सिगरेट ना पियो, उसके लिए पिताजी, आपके पिताजी क्या कर रहे थे? आपकी पॉकेट मनी को कम कर रहे थे। मार्केट में पैसा ज्यादा ना हो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंकों की पॉकेट मनी को कम कर देगा। तो बैंकों के पास जो पैसा रखा हुआ है एनडीटीएल, उसको जो ब्याज में पैसा देना है उसको कम कर देगा। तो आसान से भाषा में कि आरबीआई बैंकों की जेब ढीली कर देगा। ठीक, 100 रुपए थे, अब मान लीजिए 78 रुपए लैंडिंग ही कर पा रहे हैं। मुद्रास्फीति का दौर है, आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा ना जाए, तो अब आप बैंक 78 भी नहीं देंगे, अब कितना देंगे? 68 देंगे, 58 देंगे, और कम कर दो। ठीक, तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक, और इसी का अपोजिट कंसेप्ट क्या था? इसी का अपोजिट है मंदी की स्थिति। मंदी की स्थिति मतलब जब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई को क्या करना है? आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसे का फ्लो हो, लोग ज्यादा लोन लें। तो ज्यादा लोन लें इसके लिए जरूरी है कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो। तो ज्यादा पैसा हो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा? ये जो सीएलआर एसएलआर की रेट है इसको कम कर देगा। ठीक, तो अभी 78 है, अभी 22% रखना पड़ रहा था, फिर 12% रखना पड़ जाएगा, 10% रखना पड़ेगा, रेट कम हो जाएगी। तो जब 10% सुरक्षित रखना है तो बैंकों के पास कितना बचा? 90% बच गया। अब 90% बैंक लोन में दे सकते हैं। ठीक, तो ये है पूरा कंसेप्ट सीएलआर और एसएलआर के पीछे। इसके माध्यम से आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद रिजर्व बोले तो एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा, सीआरआर की बात कर रहे हैं तो निश्चित हिस्सा कितना? 4% रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ध्यान रखना है, सीआरआर बैंकों को अपने पास नहीं रखना है, आरबीआई के पास रखना है, और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और उसको कैश फॉर्मेट में ही रखना है, कोई और दूसरे तरीके से नहीं रखना, नोटों के बंडल ही ले जाना है। ठीक है, तो आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नगदी की तरलता को कम करना चाहता है तो क्या करेगा? ठीक, ब्याज दरों में बदलाव, ये हम रेपो रेट और रिवर्स रेट को में समझेंगे, इसको अभी भूल जाइए आप। तरलता को कम करना है, तरलता मतलब मुद्रा का प्रवाह, इसको कम करना चाहता है आरबीआई, तो क्या करना पड़ेगा? याद कीजिए, 78 रुपए लैंडिंग हो रही थी, हम चाहते हैं कि ये कम हो जाए, 68 हो जाए, 58 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देना पड़ेगा। तो क्या किया है? ये बढ़ा दिया है, बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक, तो इससे क्या होता है? बैंकों के पास कर्ज देने के लिए मुद्रा कम हो जाती है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट इसका? ठीक, तो सीआरआर ये कुछ नहीं है, वही डेफिनेशन लिखी है। ये क्या करता है? बैंकों की साख निर्माण सीमा को निर्धारित करता है। साख निर्माण कहलाता है कि बैंक कितना पैसा लेंडिंग कर पा रहे हैं, मतलब बैंक कितना पैसा लोन में बांट पा रहे हैं, वो कहलाता है साख निर्माण। ठीक, और ऐसे ही है हमारा एसएलआर। तो एनडीटीएल का हिस्सा, जिसे बैंक को सुरक्षित तरल संपत्तियां बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां, जिसको हम सिक्योरिटी बोल रहे थे, नगदी, कैश या फिर सोना, गोल्ड। ठीक, तो इस फॉर्मेट में बैंकों को अपने पास जो है
इस फॉर्मेट में बैंकों को अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। CRR RBI में रखना था, SLR बैंकों को अपने पास रखना है। CRR में ब्याज नहीं मिल रहा था, SLR में कुछ ब्याज मिलता है। CRR कैश फॉर्मेट में रखना था, यहां दूसरे तरीके में या तरल संपत्ति मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, ये इसमें भी वही कंसेप्ट है, नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, RBI SLR को बढ़ा देगा। ठीक, तो ये आज का कंसेप्ट है इतना। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहिए, चीजें आसान लगेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को निपटा लेंगे। ये अभी जो है हमारा MPPSC के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बने रहिए, हम आगे इसको देखते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।